में चर्चा करेंगे 3 ऐसी बड़ी वैश्विक घटनाओं पर जिनका असर सिर्फ कमोडिटी बाजारों पर नहीं बल्कि महंगाई, निवेश और वैश्विक व्यापार की दिशा पर भी पड़ सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। हॉर्मुज को लेकर तनाव एक बार फिर बढ़ गया। ईरान और ओमान की ओर से जहाजों पर नए नियमों और शुल्क प्रस्तावों ने बाजार की चिंता बढ़ा दी है। नतीजा, ब्रेंट क्रूड फिर $80 प्रति बैरल के आसपास। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा क्योंकि इसी रास्ते से गुजरता है, इसीलिए बाजार किसी भी बाधा को लेकर बेहद संवेदनशील बना हुआ है। दूसरी बड़ी खबर सोने से जुड़ी है। एक तरफ मिडल ईस्ट तनाव सुरक्षित निवेश की डिमांड बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व की संभावित सख्त मौद्रिक नीति सोने की तेजी पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रही है। इन्वेस्टर्स की नजर अब अमेरिकी रोजगार आंकड़े और ब्याज दरों के अगले संकेत पर रहेगी। और तीसरी बड़ी खबर है अमेरिका चीन व्यापार के मोर्चे से। व्हाइट हाउस ने पॉलीसिलिकॉन और उससे जुड़े उत्पादों पर 15% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। पॉलीसिलिकॉन सोलर पैनल और सेमीकंडक्टर चिप निर्माण का अहम कच्चा माल है। अमेरिका का कहना है कि यह कदम घरेलू सप्लाई चेन को मजबूत करने और चीन पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए उठाया गया है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज संकट तेल को नई ऊंचाई पर ले जाएगा? क्या तेल की तेजी महंगाई बढ़ाकर सोने की चाल बदलेगी? और क्या अमेरिका चीन के बीच शुरू हुआ ये नया टैरिफ युद्ध विदेशी मैन्युफैक्चरिंग और कमोडिटी बाजार में कोई नई उथल पुथल पैदा कर देगा? इन्हीं सवालों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं मनोज जैन जी। आप पृथ्वी फिनमार्ट से हैं, आप डायरेक्टर हैं, रिसर्च हेड हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मनोज जी, सबसे पहले बात कच्चे तेल को लेकर कर लें, क्योंकि हॉर्मुज को लेकर बढ़ते तनाव को आप अब कितना गंभीर समझ रहे हैं, क्योंकि बाजार अभी भी इस रिस्क को कम आंक रहा है। क्या लगता है और क्या लगता है कि यहाँ पर ये स्थितियां संभलती हुई नजर आएंगी, और अगर आएंगी तो कितना वक्त लग सकता है? नमस्कार रूपा जी, सबसे पहले धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सवाल है, बिल्कुल यहाँ पे कल जब ईरान और ओमान की तरफ से जो शिपिंग ऑपरेशन को लेकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए नया प्लान आया और उसमें स्पेशली यूएस और इजरायली जो वीसल्स है उसको वहां पे निकालने के लिए प्रतिबंध लगाने की बात कही। उसके चलते फिर एक बार जो यूएस और ईरान के बीच में पीस डील को लेकर के संभावनाएं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं वहां फिर एक रुकावट पैदा होती हुई नजर आई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से यहाँ बड़ी चिंता करने वाली बात है, क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि एक प्रेशर टैक्टिक्स है। क्योंकि जब यूएस के साथ में ईरान की चर्चा चल रही है तो ऐसे में वहां पे प्रेशर टैक्टिक्स रहेगा ताकि उसके जो फ्रीज एसेट्स है उसको डीफ्रीज करवाया जा सके, और जो मुआवजे की लगातार मांग जो ईरान की तरफ से हो रही है तो उसकी भरपाई करवाने के लिए एक हम कह सकते हैं कि प्रेशर टैक्टिक्स है। लेकिन इसके चलते कच्चा तेल वापिस $100 या उसके स्तर को पार कर जाएगा ऐसा कतई नहीं लगता है, क्योंकि जो सप्लाई साइड है वो अब यहाँ पे बेहतर होती हुई दिख रही है। ओपेक प्लस की तरफ से उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है और यूएस के जो प्रोडक्शन है वो भी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचते हुए नजर आए हैं। तो शॉर्ट टर्म में हम जरूर कह सकते हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में एक थोड़ा उछाल जो है वो फिर से देखने को मिल सकता है, जहां WTI $82 और ब्रेंट की कीमतें $88-90 तक जा सकती है, लेकिन उससे बड़ी तेजी की संभावनाएं फिलहाल यहाँ नजर नहीं आती है। रूपा, तो मनोज जी, ये $90 तक जैसे आप कह रहे हैं, $82 तक जा सकता है कच्चा तेल, तो ये जो मौजूदा तेजी दिखाई दे रही है, तो क्या लगता है कि ये महंगाई की दूसरी लहर का कारण बन सकती है इस समय विदेशी बाजारों में? देखिए, यहाँ पे महंगाई की जो चिंता है वो काफी हद तक कम हुई है, क्योंकि हमने कच्चे तेल को $120 प्रति बैरल तक जाते हुए देखा था और वहां से हमने देखा कि ग्रेजुअली कीमतें $80 तक आ गई थी। और जो कल यहाँ पे ईरान और ओमान का नया प्लान आया उसके बाद कुछ वहां पे रिकवरी जो है कीमतों में बनती हुई नजर आई है। लेकिन $90 ब्रेंट और WTI 82 जाने से ऐसा नहीं है कि वहां पे महंगाई को लेकर के बड़ी चिंता फिर एक बार उभरती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो भी जंप आएगा कीमतों में वो एक टेम्परेरी हम कह सकते हैं कि रहेगा। यूएस लगातार प्रयासरत है कि इस युद्ध को यहाँ जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, क्योंकि यूएस में हम देख रहे हैं कि जो महंगाई है वो बड़ी चिंता का विषय है। मिड टर्म इलेक्शन वहां आने वाले हैं और वहां पे जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट की जो अप्रूवल रेटिंग लगातार कम हो रही है उसको लेकर के वो और उनकी पार्टी भी चिंतित है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जल्द हो सकता है कि अगले 1 से 1.5 महीने में जो शांति है वो वेस्ट एशिया में बहाल होती हुई नजर आए, और जो कच्चा तेल जो हम देख रहे हैं कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया चिंता में पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं वो कीमतें जो है स्टेबल होती हुई नजर आएगी। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन
अब नहीं लगता है कि यहाँ से कीमतें फिर एक बार $100 की ओर जाती हुई नजर आएगी। ठीक है। तो मनोज जी, अब जैसे गोल्ड की बात करें, जैसे कि हम आपसे लगातार डिस्कस करते भी रहे हैं और आपने हमेशा बताया है कि निचले स्तरों पर खरीदारी करें और 4300 के ऊपर गोल्ड निकल सकता है और वो लेवल्स अब अचीव हो चुके हैं। और क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी जियोपॉलिटिकल तनाव होता है सोने को सपोर्ट मिलता है, लेकिन इस बार फेड की सख्ती भी सामने दिखाई दे रही है और फिलहाल गोल्ड की दिशा आपको क्या लगता है कि कौन अब यहां से तय करता दिखाई देगा, जियोपॉलिटिक्स या फिर ब्याज दरें? क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि गोल्ड जो एक बार फिर से अपनी काफी 7 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच चुका है और $4300 के ऊपर अब सस्टेन भी दिखाई दे रहा है और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है। तो क्या लगता है कि नेक्स्ट वीक गोल्ड के लिए कैसा रहेगा और कौन सी ऐसी चीज होगी, जो कौन सा फैक्टर्स होगा जो इसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट डालेगा? देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पे मजबूत डॉलर और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जो आशंका है उससे मार्केट चिंतित है, लेकिन जो जियोपॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं फिर से एक बार सेफ हेवन के तौर पे सोने की कीमतों को सपोर्ट कर रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स भी ऊपरी स्तरों पर सस्टेन नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चाइना और जापान की तरफ से जो यूएस ट्रेजरी को डंप किया जा रहा है, तो उसके चलते वहां पे जो डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो सस्टेनेबल नजर नहीं आती है। तो अब जैसे ही यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में आने वाले दिनों में कोई समझौता होगा तो वो डॉलर इंडेक्स को फिर तेजी से नीचे धकेलता हुआ नजर आएगा और जो महंगाई की चिंता है वो भी कमजोर पड़ती हुई नजर आएगी। तो अभी हमें नहीं लगता कि यहाँ पे सितंबर में यूएस फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी की कोई जल्दबाजी दिखाएगा और वहां पे जो बढ़ोतरी के लिए और समय ले सकता है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि सोने में फिर एक बार जो है सेफ हेवन की बाइंग वो सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। $3910 जैसा कि हम पहले भी कहते आए, काफी मजबूत सपोर्ट थे और मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आया और फिर से कीमतें $4300 के पार निकलती हुई नजर आई। हमारा मानना है कि ये रैली जो है ग्रेजुअली एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पे सोने के लिए $4110 जो है वो काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, और कीमतें $4350 के ऊपर अगर एक बार सस्टेन होगी तो हम 4440 से $4500 तक जाते हुए देखेंगे। भारतीय बाजारों में 1,50,500 के स्तर अभी यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिलेंगे रूपा जी, और अगर हम इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहे तो वहां पे 1,53,000 से 1,55,000 तक के स्तर भी आते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना चाहिए। गोल्ड का जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अभी लगभग 1,49,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1,48,000 से 1,47,000 की रेंज में इसको बाइंग करना चाहिए। 1,45,500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर में 1,53,000 और 1,55,000 तक के लक्ष्य जो है अगले 1 से 2 वीक के लिए रखे जा सकते हैं। ओके। और ये जो चीन की तरफ से मनोज जी लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है गोल्ड के अंदर और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं, इसको आप कितना मजबूत संकेत समझते हैं इस समय पर? देखिए, ये रूपा जी जो प्रोसेस है ये पिछले 4 सालों से चल रहा है, जब रशिया और यूक्रेन के ऊपर की शुरुआत हुई थी और जो रशियन असेट्स को वेस्टर्न जो से बड़े सेंट्रल बैंक्स ने फ्रीज किया था, उसके बाद से दुनिया भर के छोटे देशों में ये बिल्कुल एक चीज जो है घर कर गई थी कि आगे कभी भी ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है तो उनके भी फॉरेन असेट्स जो है वो सीज हो सकते हैं। उसी के मद्देनजर हम देख रहे हैं कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक जो है पिछले 4 वर्षों से लगातार सोने में खरीदारी कर रहे हैं और जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे लगातार पुख्ता होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें चाइना इसको लीड कर रहा है और अब जापान भी हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली वहां पे यूएस ट्रेजरी को डंप कर रहा है। तो हमारा मानना है कि जो चाइना की बाइंग है वो आगे भी बनी रहेगी और ग्रेजुअली वहां से यूएस ट्रेजरी की जो सेलिंग है वो लगातार जारी रहेगी और उसके चलते डॉलर इंडेक्स में भी वहां पे एक प्रेशर जो है बरकरार रहेगा जो सोने की कीमतों के लिए सपोर्टिव रहेगा। तो न सिर्फ चाइना की बाइंग बल्कि हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ असेट जो है हम गोल्ड के लिए कहते हैं या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, वो भी यहाँ पे लगातार तेजी से बढ़ रहा है और वो सोने की कीमतों को एक बड़े रूप में सपोर्ट कर रहा है। तो लंबी अवधि में एक बड़ी तेजी के लिए सोना फिर से तैयार होता हुआ दिख रहा है और निश्चित रूप से जो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है वो इसको और मजबूती देगी। ठीक है। अब मनोज जी, जो ये अमेरिका के द्वारा पॉलीसिलिकॉन पर 15% जो टैरिफ लगाया गया है, इस फैसले से क्या लगता है कि हम अमेरिका और चीन ट्रेड वार के एक नए अध्याय के रूप में इस फैसले को हम देख पाएंगे आगे, क्योंकि जिस तरीके से ये टैरिफ अब लगाया गया है? देखिए, जो भी टैरिफ पॉलिसी है वो पहले भी हमने देखा है कि जो यूएस की जो कोर्ट्स है वहां पे जो निर्णय आए थे वो यूएस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में आए थे और वहां पे जो पहले उनके द्वारा टैरिफ लगाए गए थे वो भी उनको रिफंड करने के लिए कोर्ट की ओर से कहा गया।
तो एक तरह से देखा जाए तो जो भी टैरिफ के जो टैक्टिक्स है वो पहले भी फेल होते हुए नजर आए हैं, और उसके चलते मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई चाइना जो है प्रेशर में आता हुआ नजर आएगा। ये हो सकता है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट को डिस्टेबलाइज करता हुआ नजर आए, लेकिन इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट जो है ओवरऑल मार्केट के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा, इसकी संभावना कम नजर आती है। ओके। और अगर हम सोना, ट्रेड वॉर और कच्चा तेल इन सबको देखें और ये जो घटनाएं इस समय दिखाई दे रही हैं, इन सबको अगर हम नजर डालें तो आने वाले आपको 3 से 6 महीनों में क्या लगता है कि निवेशकों को सबसे ज्यादा किस रिस्क और किस अवसर पर नजर रखनी चाहिए इस समय? देखिए, रिस्क यहाँ पे केवल एक ही है। फेड की जो चुनौती है ब्याज दरों को लेकर के, उसके ऊपर जो है मार्केट को नजर रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि फेड के अलावा सोने और चांदी के लिए कोई बड़ी चुनौती है। अगर फेड का रुख यहाँ पे सॉफ्ट रहता है तो सोना और चांदी यहाँ पे अगले 6 महीने में फिर निवेशकों को बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। तो फेड के रुख के ऊपर नजर रखे, उससे डॉलर की चाल जो है वो निर्धारित होगी और उसी से सोने और चांदी को भी दिशा निर्देश मिलते हुए नजर आएंगे। लार्जली यहाँ पे मुझे लगता है कि यूएस में जो मिड टर्म इलेक्शन है उसको देखते हुए और यहाँ पे यूएस ईरान की जो पीस डील है उसकी पॉसिबिलिटी को देखते हुए फेड का रुख आने वाले समय में नरम ही रहेगा और वह सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट करेगा। तो निवेशकों को यहाँ पे स्ट्रेगर्ड वे में एसआईपी के रूप में सोने और चांदी में अपने निवेश को जारी रखना चाहिए। अगले 6 से 12 महीने में निवेशकों को फिर बेहतर रिटर्न दोनों ही प्रीशियस मेटल से मिलते हुए नजर आएंगे। ओके। तो यानी कि तेल, सोना और अमेरिका चीन ट्रेड वार पर अब चर्चा के बाद चलिए अब हम रुक कर लेते हैं बेस मेटल मार्केट का, क्योंकि जहां पर कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक में तेजी ने इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री जगत दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि इस समय स्टॉक घट रहा है और सप्लाई में रुकावट की उम्मीदें बढ़ गई हैं। चीन में मौसम से जुड़ी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं और अमेरिका की संभावित ट्रैफिक नीतियां, इन सभी ने अभी फिलहाल बेस मेटल्स के बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है, जहां कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक तीनों में एक समान कहानी दिखाई दे रही है। घटते स्टॉक, सप्लाई की चिंता और बढ़ती कीमतें। कॉपर की कीमतों में मजबूती इसलिए भी आ रही है क्योंकि एलएमई के गोदामों में स्टॉक लगातार घट गया है और उपलब्ध इन्वेंट्री कई महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गई। और इसके अलावा अमेरिका द्वारा रिफाइंड कॉपर पर संभावित टैरिफ की चर्चा ने भी बाजार को सपोर्ट दे दिया है। तो वहीं एल्युमिनियम बाजार में भी सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है और चीन के सिचुआन प्रांत में बाढ़ और भारी बारिश के कारण उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित होने की उम्मीदें हैं। और दूसरी तरफ एलएमई स्टॉक इस सदी के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं जिंक में भी तेजी देखने को मिली। एलएमई स्टॉक दिसंबर के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है, जबकि चीन में बारिश और बाढ़ के कारण माइनिंग और स्मेल्टिंग गतिविधियों पर असर पड़ने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। यानी तीनों प्रमुख बेस मेटल्स में फिलहाल एक ही थीम दिखाई दे रही है, सप्लाई की तंगी और साथ में मांग की स्टेबिलिटी। तो क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी या ऊंचे दाम मांग को प्रभावित कर पाएंगे? चलिए जानते हैं मनोज जी से। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक तीनों में स्टॉक इस समय घट रहा है, क्या ये केवल शॉर्ट टर्म सप्लाई संकट समझे इसको या फिर कोई बड़ी तेजी आने की शुरुआत माना जाए? देखिए, यहाँ पे जो ओवरऑल बेस मेटल है वो पिछले अगर हम 2 साल का अगर देखें ट्रैक रिकॉर्ड तो लगातार जो है बुल रन में बने हुए हैं। शॉर्ट टर्म में हमने वहां पे ऊपरी इस तरह से कुछ करेक्शन जरूर आते हुए देखे थे, लेकिन 2022 में जो मार्केट ने हाई बनाए थे उसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला और मार्केट ग्रेजुअली फिर वहां पे जो है बढ़त दिखाते हुए नजर आए। कॉपर की अगर बात करें तो $14,000 के पार जो है एलएमई फिर एक बार निकलती हुई नजर आई है। और यहाँ पे कल कांगो की तरफ से न्यूज भी आई थी कि वहां पे कॉपर कोबाल्ट के जो कॉन्सेंट्रेट है उसके निर्यात पे वो प्रतिबंध लगा रहा है और उसी के चलते हमने एक उछाल आते हुए देखा था। वर्तमान में 14,400 एक रेजिस्टेंस रहेगा एलएमई पे कॉपर के लिए, उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1408 के स्तर। तो लॉन्ग की पोजीशन में शॉर्ट टर्म में एक बार वहां मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी, लेकिन लंबी अवधि का ट्रेंड मजबूत है। हमारा मानना है कि $13,300 एलएमई स्ट्रांगली होल्ड करेगा। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1320 के जो स्तर है वो कॉपर होल्ड करता हुआ नजर आएगा। तो एक यहाँ पे करेक्शन में मार्केट कहीं भी 1350-60 की रेंज में आता है तो फिर वहां पे फ्रेश बाइंग जो है कॉपर में की जा सकती है। आने वाले समय में $15,400 एलएमई और भारतीय बाजारों में लगभग 1500 के स्तर अगले 6 से 8 महीने में यहाँ पे कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल बेस मेटल पैक में जिंक अभी सबसे मजबूत कमोडिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो वेयरहाउस स्टॉक्स है वो लगातार घट रहे हैं, स्मेल्टिंग एक्टिविटीज प्रभावित हुई है, उसके चलते यहाँ उत्पादन को लेकर के भी जो है आशंका बनी हुई है। और हम देख रहे हैं कि 4 वर्ष के उच्च स्तरों पर एलएमई यहाँ पे कारोबार कर रही है। $3,700 एक मजबूत रेजिस्टेंस था, उसके पार कीमतें निकलती हुई नजर आई है।
ग्रेजुअली हमारा मानना है कि यहाँ पे $4,000 एलएमई और भारतीय बाजारों में लगभग 440 के जो स्तर है वो यहाँ पे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल बेस मेटल पैक में जिंक सबसे मजबूत कॉन्ट्रैक्ट नजर आता है। इसमें 390 से 385 की रेंज में बाइंग करना चाहिए। 374 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर में 420 और 440 के लक्ष्य रखें। एल्यूमिनियम तीसरी ऐसी कमोडिटी है जहां पे हम देख रहे हैं कि जो सप्लाई के कंसर्न है वो बने हुए हैं। हालांकि जब यूएस और ईरान के बीच में पीस डील की चर्चा आई थी तो उसके चलते कुछ करेक्शन जरूर आए थे, लेकिन एलएमई वेयरहाउस स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और वो कीमतों के लिए सपोर्टिव है। दूसरा यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर का एक अल्टरनेट मेटल भी है, तो जब भी कॉपर में बढ़ोतरी आती है तो वो एल्यूमिनियम की कीमतों को भी सपोर्ट करता है। तो हमारा मानना है कि एल्यूमिनियम की भी कीमतें यहाँ पे एलएमई पे $3,450 तक शॉर्ट टर्म में आ सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 380 तक के स्तर संभावित है। तो एल्यूमिनियम में 350 से 340 के दायरे में बाइंग करना चाहिए, 328 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 360 और 378 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, तो ये तो थी नॉन एग्री कमोडिटीज की बात। मनोज जी, अगर एग्री कमोडिटीज पर भी चलते चलते नजर डाल लें तो इस समय सारी कमोडिटीज, ऑलमोस्ट कमोडिटीज हम देख रहे हैं कि लाल निशान के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही हैं। पूरी एग्री कमोडिटी में अभी फिलहाल जो है हमें लग रहा है कि गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस समय। और स्पेशली स्पाइसेस की अगर हम बात करें तो हल्दी 4% से ज्यादा इस समय लुढ़कती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है इसलिए प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है, या फिर यहां से लगता है कि अब ये रैली खत्म हो गई तेजी की जो हल्दी में आने वाली थी, अब यहां से हल्दी वापस से नीचे जाती दिखाई देगी क्योंकि एक्सपायरी भी पास है। तो ऐसे में कौन सा फैक्टर है जो इस समय इसको नीचे ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, हल्दी में ऑलरेडी एक बड़ी रैली देखने को मिली और पिछली बार भी जब आपसे चर्चा हो रही थी तो हमने बोला था कि 22,500 23,000 एक मजबूत रेजिस्टेंस रहेगा और हमने कल लगभग 22,600 700 की रेंज से ही वहां पे एक मुनाफा वसूली आते हुए देखी और 2 सेशन में लगभग 10% की गिरावट हल्दी दिखा चुकी है। तो एक मुनाफा वसूली यहाँ पे एक्सपेक्टेड थी। हालांकि अभी भी जो फंडामेंटल हल्दी की मजबूत है, कीमतें अगर यहाँ पे 19,500 20,000 की रेंज में आती है तो वो फिर एक बार वहां पे फ्रेश बाइंग के लिहाज से बेहतर लेवल होंगे। तो और थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड थी और वही हमने हल्दी में होते हुए देखा है। तो थोड़ा और डिप आता है तो निचले स्तरों पर वहां पे बाइंग का जो है वापिस से नजरिया रखा जा सकता है 1 से 2 सेशन के लिए वेट करके। वहीं अगर धनिया की बात करें तो वहां भी एक अच्छी बढ़त थी, मुनाफा वसूली एक्सपेक्टेड थी और जैसा कि हमने कहा था कि 14,700 14,400 की रेंज मिले तो वहां पे बाय करना चाहिए। आज हमने 15,000 के नीचे कीमतों को आते हुए देखा था और वहां से फिर एक बार सपोर्ट मार्केट लेती हुई नजर आ रही है। तो अगर 14,700 के स्तर मिलती है धनिया में तो वो एक बाइंग के लिहाज से बेहतर लेवल होंगे और वहां पे 14,000 के नीचे की स्टॉप लॉस लगा के उसमें बाइंग की जा सकती है। फिर से कीमतें 16,500 के स्तर दिखा सकती है। जीरा अभी भी रेंज बाउंड है। जो कॉन्ट्रैक्ट है इमीडिएट अगस्त का, हमारा मानना है कि वहां पे जो रेंज है 20,500 से 21,300 की वो अभी बनी रह सकती है। ओके, तो मनोज जी क्या लगता है अभी ग्वार को अगर हम देखें तो ग्वार भी प्रेशर में आती हुई दिखाई दे रही है लेकिन फिर भी लेवल्स जो है वो मेंटेन कर रही है, 6100 के ऊपर है। और अगस्त वायदा या अक्टूबर वायदा, किसमें यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर बन रही है तो वो किस वायदा में बनती हुई दिखाई दे रही है? क्या लगता है ग्वार में खरीदारी अब बढ़ती हुई दिखाई देगी? क्योंकि जिस तरीके से गुजरात के आंकड़े निकल कर आ रहे थे सोइंग के, वो क्या लगता है कि आगे इसको तेजी की तरफ ले जाते हुए दिखाई देगा बाजार? देखिए, ग्वार में फंडामेंटल मजबूत है और हमने एक अच्छी बढ़त आते हुए देखी थी। वहां से करेक्शन आए थे और निचले स्तरों से फिर शार्प रिकवरी बनती हुई नजर आई है। यूएस और ईरान के बीच में अगर डील होगी तो एक्सपोर्ट जो डिमांड है वहां भी सुधार देखने को मिलेगा। 5,800 ग्वार में एक अच्छा बेस बन चुका है। 6,200 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर कीमतें 6,200 के स्तर को पार करती है अगस्त वायदा तो वहां पे हम फिर एक बार कीमतों को 6,450 तक जाते हुए देखेंगे। तो कोई भी डिप आता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। यहाँ पे 6,000 से 5,900 का जो रेंज है वो एक बेहतर बाइंग रेंज है। 5,770 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के डिप्स में बाय करना चाहिए। 6,200 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो वहां पे 6,400 440 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे मुनाफा वसूली कर सकते हैं। वहीं ग्वार गब की अगर बात करें तो यहाँ भी 12,000 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन निचले स्तरों पर 11,200 से 11,000 का जो रेंज है वो एक मजबूत सपोर्ट है। तो डिप्स में अगर फिर से कीमतें वहां आती है तो बाय किया जा सकता है। 10,700 के नीचे के स्टॉप लॉस लगा के लक्ष्य ऊपर पे 12,000 और 12,400 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, तो मनोज जी चलते चलते एक कमोडिटी बता दीजिए जो बहुत सेफ साइड लग रही हो कि जहां पर आज अगर बाइंग ले ले तो अगले हफ्ते मुनाफा आता हुआ दिखाई दे। क्या ऐसी कोई कमोडिटी दिखाई दे रही है एग्री कमोडिटीज में?
एग्री में मेरा मानना है कि ग्वार बेहतर है। अगर आज दिन के सत्र में ग्वार की 6050 के आसपास मिलता है तो उसमें बाय कर सकते हैं 5910 के नीचे के स्टॉप लॉस से। 6300 जो है अगले सप्ताह वहां देखने को मिल सकता है। वहीं नॉन एग्री में अगर कोई चुनाव करना है तो एल्यूमिनियम नेक्स्ट वीक के लिए बेहतर लगता है। 350 के स्तर मिले तो इसको बिल्कुल लॉन्ग करके जाना चाहिए 344 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य वहां पे 360 तक के रखे जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो आपने सुना मनोज जी का साफ कहना था कि अगर आपको सेफर साइड कहीं पर पोजीशन लेनी है तो एल्यूमिनियम और ग्वार ये दो ऐसी कमोडिटी हैं जो आने वाले अगले हफ्ते में आपको एक अच्छा मुनाफा देती हुई दिखाई दे सकती हैं। बाकी कमोडिटीज के बारे में भी उन्होंने लेवल्स दिए, तो उन लेवल्स को आप ध्यान में रख सकते हैं और अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो बहरहाल कमोडिटी बोर्ड रूम में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है।